हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हम लोगों का वोकेबलरी का ये 21 डे चैलेंज का डे 2 है। थोड़ी सी लेट ज़रूर हो गई वीडियो, लेकिन मैंने डे स्किप नहीं किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सारी वोकेबलरी है वो इसमें इकट्ठा करके लाई हूँ। इसमें विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, विद मीनिंग एंड पूरी वोकेबलरी हम इसमें कवर करेंगे। आज डे 2 है मेरा। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है टीजीटी इंग्लिश की? देखिए, ये वोकेबलरी का 2nd डे है टीजीटी इंग्लिश का। मैंने देखिए जो 21 डेज का चैलेंज रखा है, तो आज इसमें हम 22 क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन उन 22 क्वेश्चंस में कम से कम भी हमारे 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि इसमें वर्ड्स मीनिंग भी हैं और किस तरह से प्रश्न आते हैं वोकेबलरी के। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं इंग्लिश में वोकेबलरी से आते हैं, और उसी की वजह से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि वोकेबलरी की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए वोकेबलरी मैं लाई हूँ। 21 डेज तक मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगी, और उससे पहले और वीडियोज़ में मैं लाऊंगी। लेकिन वोकेबलरी पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि और सब चीज़ें तो हम कर लेते हैं, लेकिन वोकेबलरी थोड़ा हम मिस कर देते हैं, और वही हमारे असफलता का कभी कभी कारण बन जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हमेशा जो यूपी के एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, इंक्लूडिंग आप पीसीएस में भी देख लीजिए, तो उसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन आया, टीजीटी इंग्लिश में है, अगर ये सेम क्वेश्चन कभी कभी तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट एग्जाम में ही, जैसे इस बार एग्जाम हुआ, नेक्स्ट ईयर में ये सेम रिपीट हो जाता है। अगर सेम भी नहीं हुआ तो इसके एक दो ऑप्शन करके वो लोग इससे रिपीट कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है संजीवनी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। तो उन्हीं से में 2011 में आए हुए हैं, ये एक दो ही अलग होगा, नहीं तो 22 के 22 क्वेश्चन 2011 के हैं वोकेबलरी के। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा एंड में कि आपका स्कोर कितना रहा, और तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, कितनी तैयारी हो गई है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ डेनिजन्स इज। डेनिजन्स का मीनिंग क्या है? इसका मतलब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अर्थ भी लिख दिया है इसका हिंदी में मीनिंग, और इसे पता नहीं ये नाउन है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आता है तो ये जैसे बोल्ड अक्षर लिखे होते हैं, तो उनको बताना होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब क्या है। तो ये नाउन है। और इसका देखिए 4 ऑप्शंस हैं। ये अलाइन है, ये डिफेक्टर्स है, ये इनहैबिटेंट्स है, और ये डी ऑप्शन में है जो विजिटर्स है। तो इसका जो मीनिंग होता है, ये होता है इनहैबिटेंट्स, यानी कि निवासी। दोनों का ही ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनका, ये है नाउन, ये नाउन है। तो इसको आप याद रखिएगा। किसी भी तरह से ये आ जाते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ दिया तो उसमें दे देते हैं बोल्ड अक्षरों में कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, या फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मैंने देखा है 3 बार तो मैं इसको देख चुकी हूँ, हूबहू रिपीट हुआ है ये। द मीनिंग ऑफ यूथेंसिया इज। यूथेंसिया का क्या मीनिंग होता है? पहला है, ये है मर्डर, बी है मर्सी किलिंग, और सी है एट्रोसिटी, और डी है एजेसिनेशन। तो इसका जो मीनिंग है, देखिए यहाँ पे है मर्सी किलिंग होता है। इसका मीनिंग जो है इच्छा मृत्यु कहेंगे इसे, या फिर दया मृत्यु, जो कि बहुत विवादास्पद विषय है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा विवादास्पद है, कुछ देशों में इसको जरूर आज्ञा दे दी गई है। और ये नाउन है, दोनों ही नाउन है, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु। मान लिया कोई अगर ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका कि इलाज नहीं हो सकता, तो उसको दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु दे दी जाती है। इसका मतलब यो है, मतलब मर्सी किलिंग, यूथेंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए साथ में मीनिंग एंड इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर याद करते चलिएगा। और अगर आप मैंने एक चीज़ और की है, ये जितने भी इनके आंसर हैं, मैं बुक में देखने के बाद मैंने गूगल से भी चेक किए हैं, कोई भी गलत नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन है हमारा, अकम्प्लाइज मीन्स। अकम्प्लाइज का क्या मीनिंग होता है? देखिए सह अपराधी इसका मीनिंग है, ये आपका लिखा हुआ है, और नाउन होता है, ये तो मैंने लिख दिया है पहले ही। ऑप्शन ए में है लीडर, बी में है एनिमी, और सी में है स्किल्ड वर्कर, और डी में है एसोसिएट इन क्राइम, जो क्राइम में आपको एसोसिएट करे, मतलब किसी को एसोसिएट करे, आपको नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होता है, सह अपराधी। और दोनों ही नाउन है, ये अगर कहीं आता है तो नाउन है दोनों, सह अपराधी।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज, सेल्फ गवर्नमेंट की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी है ऑटोमेशन, सी है ऑटोनॉमी, और डी जो है ये ऑटोगेमी या ऑटोगेमी, जो आप प्रोनाउंस करते होंगे। तो इसका मतलब देखिए स्वशासन होता है या स्वायत्ता होता है सेल्फ गवर्नमेंट का, और नाउन है दोनों ही ये, तो इसका ऑटोमेसी हो जाएगा। ऑटोमेसी मीन्स स्वशासन, इसका मीनिंग ये है, और दोनों ही नाउन है, याद रखिएगा। सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, वन हु abstains completely from alcohol is called, जिसने कि किसको बिल्कुल त्याग दिया हो, शराब को या मद्यपान को, उसको क्या कहते हैं? वन वर्ड वाला क्वेश्चन है, वोकेबलरी का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला है ये ए है एथिस्ट या एथिस्ट, आप जो भी बोलते हैं इसको, और सेकंड नंबर बी है क्लेप्टोमैनिक, सी है टी टोटलर, और डी है टोटलिटेरियन। तो इसका देखिए ये वर्ब है, इसमें वर्ब है, इसमें दिखा रही हूँ एब्स्टेन, ये जो है एब्स्टेंस मीन्स बचना या परहेज करना, तो ये तो वर्ब है, इसका मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये कम्प्लीटली आपको पता है, जो अल्कोहल से कम्प्लीटली जो बचता हो या परहेज करता हो उसको क्या कहते हैं? मद्य त्यागी, ये इसका मीनिंग है। और ये तो नाउन है टी टोटलर, इसका सही आंसर है टी टोटलर, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी उस टाइम पे, टी टोटलर हो गया। आप इसे याद करने का तरीका है, याद कर लीजिएगा, टी टोटलर से याद कर लीजिएगा, टी को समझ लीजिए आप शराब, और टोटलर को बहुत ही इजीली याद हो जाएगा क्योंकि एकदम नया सा वर्ड है ये। तो ये तो नाउन है देखिए, क्योंकि वन वर्ड है तो इसमें कोई वन वर्ड इसका देना है, तो इसमें कोई अलग से तो वर्ड है नहीं है कि उसका मीनिंग पूछा है। तो ये जो एब्स्टेंस जो है ये वर्ब है, इस चीज़ से परहेज करना, ये खाली हम परहेज कहें तो वो नाउन हो जाता है, और ये जो है नाउन है टी टोटलर मद्य त्यागी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इज नॉन एज, ये राइटिंग नहीं, खाली राइटिंग नहीं है, हैंड राइटिंग है। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इज नॉन एज, ऑप्शन नंबर ए है ये कार्नेज है, और नंबर बी है कैलीग्राफी है, और नंबर सी है कोरियोग्राफी है, और नंबर डी है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को आप जानते होंगे कि क्या होता है। तो देखिए जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग प्रोड्यूस करना या जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? सुलेख, इसका मीनिंग है, और ये नाउन है, इसको कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी ये तो अब छोटे छोटे बच्चों के उसमें आती है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, कैलीग्राफी उनको लिखवाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नाउन है, इसको याद रखिएगा। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नॉन एज, नेचर के द्वारा जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कैलेमिटी, ऑप्शन बी है फेसेड, और ऑप्शन सी है पेन्यूरी, या ऑप्शन डी है फर्टिलिटी। तो इसका मतलब होता है जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको कहते हैं कैलेमिटी। क्या होती है? प्राकृतिक आपदा, जो कि बार बार हमारे उत्तराखंड में आ जाती है, मोस्टली जो आती है उत्तराखंड में आती है, ये नाउन है, ठीक है। ये देखिए वोकेबलरी इस तरह से भी आती है, ये एंटोनियम और सिनोनियम वाले क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। तो इसका देखिए क्वेश्चन है ये गेटिंग एंड डैश, इसमें फिल करना है, लेकिन ये वोकेबलरी का है वी ले वेस्ट आर पार्ट्स, ये इसका क्या करना है? देखिए नाउन है, गेटिंग नाउन होता है, तो इसका हमें क्या ढूंढना है? अपोजिट ढूंढना है, ये अपोजिट वर्ड ढूंढना है इसका। ऑप्शन ए है क्राइंग, बी है स्पेंडिंग, सी स्लीपिंग, और डी है ईटिंग। गेटिंग एंड स्पेंडिंग देखिए दोनों अपोजिट हो गया है, वी ले वेस्ट आर टाइम, ये नाउन है दोनों ही, गेटिंग और स्पेंडिंग, और खाली स्पेंड आ जाता स्पेंड करना तो वर्ब हो जाती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन डेस। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ये अपोजिट ही है, आप खुद समझ गए होंगे। और इसका मैंने लिख लिया है ऐन्द्रिक या भौतिक, और ये नाउन है तो इसके सॉरी रादर देन डेस एडवांसमेंट। इसमें ये भी इसी की लाइन है। सॉरी, मेरा बेटा ना मेरा पेन छीन करके ले गया था जो जिससे मैं लिख रही थी, तो ये मैंने दूसरा पेन लिया है, इससे थोड़ी सी राइटिंग चेंज हो गई है। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन डेस एडवांसमेंट। अब इसके ऑप्शन हैं, देखिए ऑप्शन ए है इमोशनल, बी है स्पिरिचुअल, और सी है इंटेलेक्चुअल, और डी है वर्ल्डली। तो देखिए ये भौतिक है, और इसका अपोजिट क्या आएगा? आध्यात्मिक। इसका आध्यात्मिक अपोजिट है स्पिरिचुअल आएगा। वे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? भौतिक की जगह स्पिरिचुअलिटी को या स्पिरिचुअल चीज़ों को। इसका ये दोनों ही नाउन है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनर एंड डैश अराइज फ्रॉम वंस ऑन एक्शन। ऑनर और इसका अपोजिट देखिएगा, ये दोनों किससे? अपने खुद के कर्मों से ही बनते हैं। ऑप्शन ए है प्लेजर, बी है रेपुटेशन, सी है शेम, और डी है प्रोग्रेस। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ऑनर, आपको पता है ऑनर क्या होता है, और शेम, इसका शेम आएगा, जो अपोजिट है शेम आएगा। उसमें लिखा होगा कि आपको अप्रोप्रिएट इसके अपोजिट वर्ड्स या फिर जस्ट अपोजिट इसके वर्ड्स लिखने हैं या इसके एंटोनियम लिखने हैं, इस तरह से आएगा आपके लिए इंडिकेट करके। इसका आ गया ऑनर का अपोजिट जो है वो हो गया शेम, और ये दोनों नाउन और वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। मान लिया किसी को ऑनर करने के सेंस में लिखा जाता है तब तो वर्ब हो जाएगी, और खाली ऑनर सम्मान, सम्मान देना जैसे अगर किसी सेंस में आता है तब तो आ जाएगा वर्ब, और अगर खाली ऑनर है सम्मान तो वो नाउन में हो जाएगा। इसी तरह से इसमें है शेम, अगर वर्ब के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं तब तो आ जाएगा वर्ब में, और अगर शेम खाली शर्म लिखा जाता है तब आता है इसमें नाउन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर बोथ स्कैर्सिटी एंड डैश इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में दोनों ही चीज़ें रहती हैं क्या? देखिए इसका क्या मीनिंग है? कमी या अभाव, और ये नाउन है। और दूसरी क्या रहती है? अपोजिट वर्ड इसका आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए डेफिसिट, बी है अट्रैक्शन, सी है प्लेंटी, और डी है टॉलरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्कैर्सिटी मीन्स अभाव होता है, और प्लेंटी मीन्स प्राचुर्य। मॉडर्न वर्ल्ड में प्राचुर्य और अभाव दोनों ही चीज़ें भरपूर मात्रा में है ना। इसका प्राचुर्य है प्लेंटी का, और स्कैर्सिटी का अभाव। दोनों ही नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैव टू कॉल द। ऑप्शन ए है कारपेंटर, बी है प्लम्बर, सी है इलेक्ट्रिशियन, या फिर डी है आर्किटेक्ट। जब हमारे पाइप्स लीक होते हैं तो हम किसको बुलाते हैं? प्लम्बर को। ये भी वोकेबलरी में ही है, और ये नाउन है। रिपेयर जो है वो वर्ब है, रिपेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू। मेरी आँख हर्ट हो गई है, चोट लग गई है उसमें, तो मैं किसके पास जाऊंगा या जाऊं, किसके पास जाना है? अब इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अ साइकेट्रिस्ट, ऑप्शन बी है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी है एन ऑक्यूलिस्ट, और डी है एन आर्किटेक्ट। तो जब आँख की प्रॉब्लम होगी तो किसके पास जाएंगे? जो आँख के डॉक्टर होते हैं, ऑक्यूलिस्ट। इसको ऐसे याद रखेंगे, ऑक्यूलस, OCULUS, ऑक्यूलस मीन्स होती है आँख। इस तरह से इसको याद रखेंगे, और ये नाउन है। ऑक्यूलिस्ट जो है वो नाउन है, याद रखिएगा इसको भी। साइकेट्रिस्ट आप जानते हैं कौन होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट भी, सॉरी कार्डियोलॉजिस्ट कई बार आया है, पूछा है इसमें। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हार्ट का क्या करते हैं? ट्रीटमेंट। ये कई बार रिपीट हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज। देखिए सडन रनिंग, अचानक से भागना किसका? एनिमल्स का। क्या घबराए हुए एनिमल्स का क्या कहलाता है? हर्ड मीन्स देख लीजिए पहले तो हर्ड का मतलब झुंड होता है।
ये भी आ जाता है कभी कभी। तो ये पहला ऑप्शन इसमें है स्टैम्पेड, और दूसरा है अलूफ, और सी है फिएस्टा, और डी है आइडियलाइज। मतलब अगर पशुओं की भीड़ घबरा करके भागती है, अचानक से खलबली मचती है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये स्टैम्पेड होता है, STAMPED, स्टैम्पेड। और ये नाउन और वर्ब दोनों के ही सेंस में यूज़ होता है। अगर खाली इसको भगदड़ बोलेंगे तब तो ये हो जाएगा नाउन, और भगदड़ या खलबली मचना या भागना में यूज़ करेंगे तो वर्ब हो जाएगा। और देखिए फिएस्टा, ये भी आया है कई बार इसमें, FIESTA, फिएस्टा नाउन है और इसका होता है धार्मिक त्यौहार या त्यौहार। अलूफ का मतलब होता है दूर या अलग थलग, ये भी आया है, तो इसलिए मैंने इसका भी मीनिंग इसमें लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। देखिए बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें इसको भी पढ़ना चाहिए। तो पहला इसका ऑप्शन ए है आइडियलाइज, बी है बैरियो, और सी है सिएस्टा, और डी है स्लीप वॉकिंग। तो अगर हम अ नैप आफ्टर लंच, लंच के बाद जो दोपहर से पहले की हम झपकी लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सिएस्टा कहते हैं, दोपहर का आराम, मतलब जैसे दोपहर के पहले का होता है ये। तो इसका क्या है? SIESTA, सिएस्टा, और ये नाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग इज। देखिए जो डिसएग्रीमेंट से मिलता जुलता वर्ड है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है, इसमें ये वैसे मिस स्पेल्ट में भी आता है, इस तरह का याद रखिएगा, मिस स्पेल्ट वाला भी आ जाता है ये DECENT डिसेंट लिखा है, DESCENT डिसेंट लिखा है, DISSENT डिसेंट लिखा है, और DESCEND। इसका ये होती स्पेलिंग भी सही है और इसका मीनिंग यही है डिसेंट, DISSENT। इनका दोनों का मतलब यही है मतभेद या असहमति, और दोनों ही नाउन हैं ये। देखिए रिजेंबल्स जो है इसका है मिलता जुलता या इससे मेल खाता हुआ, इसका मीनिंग ये है। अब क्वेश्चन है द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेंबल्स टू, यहाँ पे आ सकता है। फर्स्ट है EMINENT, एमिनेंट या एमिनेंट भी बोलते हैं इसको, और सेकंड है मिस स्पेल्ट में भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं, IMINENT, एमिनेंट, IMMINENT एमिनेंट, और IMMANT इमिनेंट। तो इसका डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विलक्षण या शानदार या श्रेष्ठ, ये एडजेक्टिव है, याद रखिएगा इसको। और इसका हो गया है इमिनेंट, इसका अर्थ हो गया EMINENT, इमिनेंट, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस स्पेल्ट में भी आ जाता है और कन्फ्यूज़न होता है, EMINENT। प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो सब याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज़ नोन एज। एक गलत आइडिया या फिर इमेज जो हमारे दिमाग में बनती है किसी चीज़ के लिए, वो क्या होता है? ये भी मिस स्पेल्ट वाला ही वर्ड हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। ये अल्यूज़न है या फिर इमेजिनरी है या इल्यूज़न है या नन ऑफ दीज है। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए ये नाउन ही है, याद रखिएगा। ऊपर वाला जो इमिनेंट था वो एडजेक्टिव था, ILLUSION, इल्यूज़न मीन्स भ्रम, याद रखिएगा इसको, नाउन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग्स में ढूंढनी है। इसी तरह से बहुत इजी वर्ड्स आते हैं लेकिन हम उनको ध्यान ही नहीं देते, एक बार देखते अरे यार ये तो बहुत इजी था, और एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। तो देखिए इसमें स्पेलिंग आपको ढूंढनी है एड्रेस की, ADDRESS, एड्रेस ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ADRESS एड्रेस, सी है ADRRES, और डी है ADDRES। तो एड्रेस की स्पेलिंग, इनका अच्छा तरीका ये होता है कि लिख के देख लें यहाँ पे कि क्या होती है एड्रेस की स्पेलिंग, जो पता होता है। तो ये है ADDRESS, एड्रेस यहाँ पे सही ये स्पेलिंग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। जो डिक्शनरी में वर्ड्स का मीनिंग होता है उसको क्या, डिक्शनरी मीनिंग जो होते हैं या डिक्शनरी में जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये देखिए पहला ऑप्शन है एनोटेशन, बी ऑप्शन जो दूसरा है ये कोनोटेशन है, और सी है डिनोटेशन है, और डी जो है ये है डिग्रेशन।
तो इसका सही मीनिंग जो है डिनोटेशन है डिनोट करना, किस चीज़ को पहचानना, इंगित करना। ये मतलब DENOTE जो डिनोट होता है उससे बना है ये, तो इसका होता है डिनोटेशन। और ये नाउन है, अगर डिनोट करना कहेंगे तो वो वर्ब में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलिप्सिस रेफर्स टू ELLIPSIS। एलिप्सिस रेफर्स टू, एलिप्सिस का मीनिंग क्या होता है, किसकी ओर इशारा या इंगित करता है। ऑप्शन ए है ओमिशन ऑफ वर्ड्स, डी है एडिशन ऑफ वर्ड्स, सी है मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, और डी है नन ऑफ अबव। तो इसका मीनिंग होता है, देखिए ओमिशन होता है ये लोप, वर्ड्स का जो लोप करके चलते हैं। ये वर्ब और नाउन दोनों ही सेंस में यूज होता है। ये नाउन है तो यहाँ पे दोनों नाउन ही होंगे। ये देखिए ओमिशन हो जाएगा इसका OMISSION। ये इसका मीनिंग है। नाउन और वर्ब दोनों के सेंस में यूज होता है। किस सेंस में यूज हो रहा है तब हम देखेंगे कि वर्ब है या नाउन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। देखिए कर्कश शब्दों के स्थान पर सॉफ्ट वॉइस या सॉफ्ट शब्दों के यूज को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यूफोमिज्म, यूफेमिज्म या यूफोमिज्म इसको बोलते हैं, स्पेलिंग है EUPHEMISM यूफेमिज्म। और बी है यूफिज्म, और सी है एजोनेंस, और डी है रिजोनेंस। इसमें एक चीज़ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एजोनेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग मीनिंग बताइएगा, और ये क्या होता है इसमें मैंने मार्क कर दिया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ASSONANC एजोनेंस क्या होता है। तो इसका जो मीनिंग आएगा, वन वर्ड है ये आएगा, ये वाला। इसका मतलब होता है प्रयोक्ति या प्रिय उक्ति, मतलब अच्छे से बोलना, सॉफ्टली बोलना, इसका मीनिंग है। और यूफोमिज्म इसको कहते हैं EUPHEMISM यूफोमिज्म, और ये नाउन है। देखिए जो ब्लंटनेस है ये भी नाउन है और यूफोमिज्म भी नाउन है, दोनों याद रखिएगा आप लोग। और मुझे बताइएगा कि एजोनेंस का मतलब क्या होता है ये, ठीक है। तो हमारे ये वर्ड्स ये पूरे हो गए हैं, कम से कम भी 22 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे कहना चाहिए हमारे कम से कम भी 50 क्वेश्चंस इससे तैयार हो गए होंगे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी और मिलके तैयारी करते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगी। और चीज़ों पे मैं वीडियो लाऊंगी, लेकिन सबसे पहले वोकेबलरी इसलिए ला रही क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आते थे कि वोकेबलरी कोई तैयार नहीं करवाता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वोकेबलरी में ही आती है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। एग्ज़ाम डेट आने ही वाली है। बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।